जय हिंद दोस्तों। साल था 1946 का। पूरे देश में हलचल का माहौल चल रहा था। यह बात बिल्कुल साफ हो चुका था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। सवाल इस बात का नहीं था कि भारत को आज़ादी मिलेगी या नहीं। सवाल इस बात का था कि भारत को आज़ादी कब और कैसे मिलेगी। इस आज़ादी के पीछे चार सबसे बड़ी मेन वजह है। पहला, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ करोड़ों क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरा, 1944-45 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, जिससे अंग्रेज थर थर कांपते थे, जिसने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया था। तीसरा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर भारतीय सैनिक अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ बगावत कर दिए थे। अंग्रेज सैनिकों के अंदर ये डर बैठ गया था कि भारतीय सैनिक हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, हमें मारकर भगा सकते हैं। चौथा, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस वार में अंग्रेजों की कमर टूट चुकी थी, उनकी इकोनॉमी डगमगाने लगी थी। आज 78 साल हो चुके हैं भारत पाकिस्तान के पार्टीशन को, लेकिन आज भी लोग आपको बात करते मिल जाएंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ ये नहीं होना चाहिए था। क्या सच में ऐसी कोई चीज़ थी जो इस पार्टीशन को रोक सकती थी? आखिर इस पार्टीशन का कौन जिम्मेदार है? आज जब भी इस बंटवारे को लेकर बात होती तो हमारे अंदर के इमोशन जाग उठते हैं। आज जिस तरह से इस पार्टीशन को लेकर हम जिन्ना को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में लोग गांधी और नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना कि अगर उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो पार्टीशन नहीं होता। अगर आज किसी से भी इस मुद्दे पर बात करो तो हर कोई कहता यह नहीं होना चाहिए था, हम सब तो बिल्कुल मिलजुल कर आपस में रहते थे, इन नेताओं ने तो मजबूरी बना दिया था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो लोग एक दूसरे को मारने काटने से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। नफरत इस तरह की बढ़ गई थी, 15 से 20 लाख लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। करोड़ों लोग सड़क पर आ चुके थे, उनका घर परिवार सब कुछ बिछड़ गया था। आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी जिस वजह से पार्टीशन करना पड़ा? इतने बड़े बड़े जो दिग्गज महारथी थे, आखिर इस पार्टीशन क्यों नहीं रुकवा पाए? इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी थी? कौन जिम्मेदार है इस पार्टीशन को? तो आइए इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानने की शुरुआत करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती आज से करीब 150 साल पहले से। पाकिस्तान के कराची शहर में बिजनेसमैन रहता था। 25 दिसंबर 1876 उस घर में बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता मोहम्मद अली जिन्ना। उस समय तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, ये पूरा एरिया अंग्रेजों के अधीन था। जिन्ना के जो दादा थे वो पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जिन्ना ने भी मुस्लिम धर्म को ही फॉलो किया। जैसे जैसे जिन्ना बड़े होने लगे, अपनी पढ़ाई इन्होंने कराची स्कूल से ही पूरी की और आगे लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। काफ़ी समय वहाँ रहने के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तब 1896 में कराची वापस आ गए। लेकिन जिस दिन ये कराची पहुँचे उसी दिन पता चला कि इनके फादर को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया है, उनके ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ गया है। इसके बाद जिन्ना अपना कमाने का सोर्स ढूंढने लगे और साल 1900 आते आते बॉम्बे जाकर वकालत करने लगे। उस समय पर जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उससे जिन्ना काफ़ी दूर थे और उस समय गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में थे। यानी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब जिन्ना और गांधी जी इस लड़ाई से कोसों दूर थे। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर यही दोनों बंटवारे की मेन वजह बनेंगे। उस समय का जो हमारा अखंड भारत था वो इस तरह दिखता था। ये जो ब्लू कलर है ये रियासतें हैं जहाँ अंग्रेज इनडायरेक्ट तरीके से रूल करते थे, यानी यहाँ पर राजाओं और नवाबों के थ्रू राज करते थे। और दूसरा ये जो येलो कलर है, यहाँ पर अंग्रेज डायरेक्ट तरीके से रूल करते थे और इसी येलो एरिया का आगे चलकर पार्टीशन होना था। उस समय करीब भारत की पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें 65% हिंदू थे, 27% मुस्लिम थे और बाकी अन्य जाति के थे। किसी किसी एरिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो किसी किसी एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ये सब ऐसा ही चलता रहता है। इसके बाद समय आता 1903। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनकी नाक में दम कर देते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज हर जगह क्रांतिकारियों को मार देते हैं, उनको कुचल देते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बंगाल से, क्योंकि उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, सब बंगाल से आते थे और यहीं से सारा प्लान बनाया जाता था कि अंग्रेजों के ऊपर कब और कहाँ कैसे हमला करना है। पूरा प्लान यहीं से तैयार होता था। इस वजह से अंग्रेज इस जगह से परेशान रहते थे। होता क्या है, यहाँ पर आज़ादी की मांग बहुत तेज़ी से उठने लगती है, तब अंग्रेज और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अंग्रेज एक चाल चलते हैं। इसके 2 साल बाद यानी 1905 में वाइसराय कर्जन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इनको एक चीज़ अच्छे से पता था, हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर अगर किसी तरह से अलग कर दिया, इनको धर्म के नाम पर बांट दिया, तो इनके अंदर जो देशभक्ति भरी हुई है वो ब्रेक होने लगेगी, जिससे आपस में लड़ने लगेंगे, फिर इनके ऊपर रूल करना आसान हो जाएगा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन कहते हैं ये जो बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। ये जो पूरा बंगाल था वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन बंगाल का जो ईस्ट एरिया था जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को इस हिसाब से पार्टीशन किया, जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन पहले ज़्यादा थी वहाँ पर कम हो गई और जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी वहाँ पर ज़्यादा हो गई।
इस चीज़ को लेकर कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बोली ये जो बंगाल का पार्टीशन किया गया ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज कुछ नहीं सुनते हैं। इस पार्टीशन को लेकर कहीं ना कहीं बंगाल के जो मुस्लिम थे वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। इनको इस पार्टीशन की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पहले जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर एक साथ धरने देते थे, प्रोटेस्ट करते थे, इस पार्टीशन के बाद वो जोश कम हो गया था, खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते भी नहीं थे। ऐसा पहली बार होने लगा था कि प्रोटेस्ट करने के बजाय ये डिसाइड किया जा रहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये हिंदू की पार्टी है। ये बातें की जा रही थी, कल को अंग्रेज चले गए, मुस्लिम को तो फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदू की पार्टी है। इलेक्शन भी होंगे तो हिंदू जीतेंगे, आज़ादी के बाद ही हमारी उतनी चलेगी नहीं। इस चीज़ को कांग्रेस भाप रही थी। ये समझ रही थी कि धर्म के नाम पर मांग उठने लगी है, अगर हमने अभी इनको नहीं रोका तो इससे पूरा माहौल खराब हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस एक एक मुस्लिम को समझाने लगी कि देखिए ये आपका प्राइवेट मैटर है, धर्म को बीच में मत लाइए। हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक सेकुलर भारत को देखते हैं, हम हर धर्म को एक बराबर देखते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्ना की जो आज जो इमेज है उस समय जिन्ना की सोच बिल्कुल अलग थी। उस समय जिन्ना सेकुलर की बात करते थे, यानी किसी विशेष धर्म को नहीं मानते थे, सभी धर्म को एक बराबर समझते थे, हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। यहाँ तक कि मौलाना मौलवी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। जिन्ना की सोच इस्लामिक कट्टरता से कोसों दूर थी, लेकिन आगे चलकर सारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं और जिन्ना मुस्लिम के लिए एक अलग देश की डिमांड पर अड़ जाते हैं। इधर अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। कांग्रेस अपनी पूरी जोर लगाकर मुस्लिम समुदाय को मनाने में लगी हुई थी। इसी बीच होता क्या है, ईस्ट बंगाल में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में कहा जाता है जो कांग्रेस पार्टी है हिंदू की पार्टी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू है, इलेक्शन होगा तो हिंदू जीतेंगे, सरकार आएगी तो हिंदू की आएगी, हमारे तो इसके अंदर चलेगी नहीं। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है जैसे हिंदू के लिए एक पार्टी है उसी तरह मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी बनाएंगे जो भारत के जितने मुस्लिम हैं उनको सपोर्ट करेगी, उनकी बातें सुनेगी। ऐसा पहली बार हुआ था। कांग्रेस के बगल में एक नई पार्टी मुस्लिम लीग बनकर खड़ी हो गई थी, जो आगे चलकर देश को तोड़ने में मेन रोल इसी का होता है। इसके बाद मुस्लिम लीग अंग्रेजों से एक डिमांड करने लगती है, कहती हमें एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। देखिए इसका मतलब ये होता है जब नॉर्मल इलेक्शन होता है तब कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था कि इसमें हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, वोट तो हिंदू कर सकते हैं लेकिन जीतेंगे हमारे कैंडिडेट ही। यानी मान लीजिए किसी इलाके में मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, वहाँ पर हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, जीतेंगे मुस्लिम ही, जो पावर में होगी वो हमेशा मुस्लिम के हाथ में होगी, वहाँ पर हिंदू हमेशा माइनॉरिटी बनकर रहेंगे। मुस्लिम लीग की यह बात अंग्रेज मान लेते हैं और अंदर ही अंदर हंसते हैं, कहते हैं हमने जो जहर घोला था इनके बीच वो काम कर रहा है। इसके बाद मुस्लिम लीग बहुत ही जल्द पूरे देश में अपनी पकड़ बनाने लगती है। इधर जिन्ना देखते हैं कि मुस्लिम लीग पॉपुलर हो रही है तो कांग्रेस को छोड़ते नहीं हैं, साथ ही मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जिन्ना कहना था कि दोनों को ज्वाइन करने से हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ रख पाएंगे, आज़ादी की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ सकेंगे। धीरे धीरे सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। फिर समय आता 1915, गांधी जी की एंट्री होती है। उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। जब गांधी जी भारत आते हैं तो पहले पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, फिर कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, गांधी जी के आने बाद जिन्ना कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस के अंदर गांधी जी की चलने लगती है और मुस्लिम लीग के अंदर मुख्तार अहमद अंसारी की चल रही थी, जिस वजह से जिन्ना नाराज हो जाते हैं और पॉलिटिक्स छोड़कर गांधी जी को तानाशाह बोलकर इंग्लैंड चले जाते हैं। इधर गांधी जी हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर तेजी के साथ आज़ादी की मांग को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद 1923 आते आते अंग्रेज फिर एक चाल चलते हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक एरिया था, वहाँ पर एक बिल लेकर आते हैं। मुस्लिम मेजोरिटी की जो पहले जितनी सीटें थी उससे भी ज़्यादा सीटें रिजर्व कर देते हैं, जिस वजह से हिंदू की सीटें एकदम से कम हो जाती है। इस वजह से हिंदू भड़क जाते हैं और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ने लगता है। इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता, बाकी स्टेट में भी डे बाय डे बढ़ता रहता है और ये सिचुएशन अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। जब भी कोई हिंदू मुस्लिम को एक करने की कोशिश करता, अंग्रेज किसी मौलवी को पकड़ते, उसको कुछ पैसे देते और कहते तुम हिंदू को गाली दो। दूसरी तरफ किसी पंडित को पकड़ते, उसको कुछ पैसे देते और कहते तुम मुस्लिम को गाली दो, जिस वजह से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाते। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को होता था। इन सब वजहों से मुस्लिम लीग मजबूत होती जा रही थी। इसके बाद समय आता 1933, लियाकत अली खान जो जिन्ना के बहुत करीबी थे वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पर जिन्ना से मिलते हैं, उनसे कहते तुम्हें भारत वापस आना चाहिए और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना चाहिए और एक अलग देश की मांग करनी चाहिए जिसे मुस्लिम 100% सपोर्ट करेंगे। ये बात इंग्लैंड के अंदर डिसाइड हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और इसके अगले साल 1934 में जिन्ना भारत वापस आ जाते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ आने वाले जिन्ना की जो पहले की सोच थी उसको बहुत पीछे छोड़ दिए थे, बिल्कुल चेंज होकर आए थे। मुस्लिम लीग को एक अलग तरीके से खड़ा करते हैं, उससे कई लीडर को हटाते हैं और नए नए लीडर को रखते हैं। इसके बाद कांग्रेस के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, कहते कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, ये मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करती, मुस्लिम को अलग सपोर्ट चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए, हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए।
जिन्ना ने भारत के एक एक मुस्लिम को यह समझाना शुरू कर दिया, कहा हम सभी मुस्लिम को एक हो जाना चाहिए, हमें एक अलग देश की मांग करनी चाहिए। इसके बाद साल आता 1939। इस साल एक ऐसी चीज होती है जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। होता क्या है, इस साल अंग्रेज बिना कांग्रेस और मुस्लिम लीग से पूछे कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के सैनिक हमारे साथ लड़ने जाएंगे। इस बात को सुनकर कांग्रेस नाराज हो जाती है, कहते बिना हमसे पूछे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद कांग्रेस कहती है हम एक ही शर्त पर आपका साथ देंगे, अगर आप हमसे प्रॉमिस करो कि वार खत्म होने बाद हमें आज़ाद कर दोगे। लेकिन अंग्रेज इस चीज़ को हाँ नहीं करते हैं। हाँ इतना जरूर कहते हैं कुछ लिमिटेड पावर आपको दे देंगे, लेकिन कांग्रेस का नहीं, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, तभी हम आपका साथ देंगे। इसी टाइम पर कांग्रेस ने अपने आंदोलन भी तेज कर दिए थे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्होंने सोचा बिल्कुल सही समय है, अंग्रेजों को इस समय सपोर्ट करो, जब हम उनका साथ देंगे तब वो हमको फेवर करेंगे, हम जो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं वो हमको सपोर्ट करेंगे। जिन्ना अपना पूरा सपोर्ट अंग्रेजों को दे देते हैं और इसी टाइम पर हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और खुलकर आमने सामने आ जाते हैं। कई जगहों पर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। यही दंगे भारत को पार्टीशन की तरफ बहुत तेजी से ढकेलती जा रही थी। मुस्लिम लीग के लिए अब चीज़ें बिल्कुल आसान होता जा रहा था। मुस्लिम लीग कट्टरता की सारी हदें पार करती जा रही थी। जिन्ना कहते थे हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, हम मुस्लिम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हम सभी मुस्लिम को एक हो जाना चाहिए। इसके बाद 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगता है। इंग्लैंड पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था। अमेरिका यूएन से भी इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर आ रहा था, आपका जहां जहां भी कब्जा उसको छोड़ दो। दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज से भी अंग्रेज बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में विद्रोह हो चुका था। ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर रहे थे। 1945 के अंत तक इंग्लैंड की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इंग्लैंड के पास भारत को छोड़ के जाने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इंग्लैंड कहता कि इससे पहले हमारा नाम खराब हो, हमें यहाँ से धक्के मार के निकाले, इससे पहले हमें खुद ही चले जाना चाहिए। इसके बाद 15 मार्च 1945 को कहते हैं इंग्लैंड अब भारत को आज़ाद करके अपने देश आ जाएगा। इंग्लैंड बोल तो दिया था कि भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि आज़ादी दे तो किसको दे। यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी थी, एक तरफ कांग्रेस खड़ी थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे। मुस्लिम लीग कह रही थी भारत के जितने भी मुस्लिम हैं उनके लीडर हम हैं, कांग्रेस कह रही थी जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं उनके लीडर हम हैं। अब अंग्रेज आज़ादी दे तो किसको दे, दोनों आपस में लड़ने लगे, कोई एक मत हो ही नहीं रहा था। इसके लिए अंग्रेज एक काम करते हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसके अगले साल 1946 के शुरू में अंग्रेजों ने एक इलेक्शन करने की बात कही। इसको कराने के पीछे देखना चाहते थे कि ये जो दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, पब्लिक इनसे क्या चाहती है, ग्राउंड लेवल पर इनको कितना सपोर्ट मिलता है। इसको कराने के पीछे एक और रीजन था, अंग्रेज ये देखना चाहते हैं जिन्ना जो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा है इसके फेवर में कितने लोग हैं, और गांधी जी ये जो कह रहे हैं भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए इनके सपोर्ट में कितने लोग हैं। यानी अंग्रेज ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम भारत छोड़कर जाएंगे तो पावर कैसे शेयर होगा, सत्ता किसके हाथ में जाएगी, पार्टीशन होगा या नहीं, अगर होगा तो किस तरीके से होगा। ये जो इलेक्शन होना था ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भी डायरेक्ट कंपटीशन था। कांग्रेस जो वोट मांग रही थी वो भारत को एक करने की बात कर रही थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहेंगे। मुस्लिम लीग यानी जिन्ना इस बात को लेकर वोट मांग रहे थे कि सभी मुस्लिम हमारे साथ आओ, हम मिलकर एक अलग मुस्लिम देश बनाएंगे। इसके बाद इलेक्शन कराया जाता है। जब इसका रिजल्ट आता है तो सब हैरान हो जाते हैं। जो हिंदू वाला एरिया था वहाँ पर कांग्रेस जीत जाती है। करीब 1600 वोटों में से 950 वोट कांग्रेस को मिलती है। लेकिन इसे सबसे हैरान करने वाली बातें थी जो मुस्लिम लीग थी, जहां मुस्लिम इलाका था वहां पर उनको 90% से भी ज़्यादा वोट मिलते हैं। इस इलेक्शन से ये तो साफ हो गया था कि जिन्ना के साथ साथ भारत के मुस्लिम भी चाहते हैं कि भारत का पार्टीशन हो और एक अलग देश पाकिस्तान बनाया जाए। अंग्रेजों ने यह भी ट्राई किया कि दोनों पार्टियों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, लेकिन जिन्ना ने काम ही नहीं होने दिया। जिन्ना एक अलग पाकिस्तान के डिमांड में पूरी तरह से अड़ गए और नेहरू भी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे थे, क्योंकि इन दोनों को तो पीएम बनना था। इधर जिन्ना एक अलग देश की मांग करते हुए बिल्कुल अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। जिन्ना कहते अगर कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी तो हम डायरेक्ट एक्शन के रास्ते से अपना हक ले लेंगे। इनका कहने का मतलब था कि पूरे भारत में हम दंगे करा देंगे। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को बंगाल के अंदर जिन्ना के सारे पर दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान जाती है। धीरे धीरे करके बाकी इलाकों में दंगे फैलने लगते हैं। दंगे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाते हैं। पूरे भारत में लोगों के घरों के अंदर से निकाल कर एक दूसरे को काटने लगते हैं। ये दंगे सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, लगातार एक साल तक चलते रहते हैं। डेली 2 से 3 हजार लोगों की जान जाने की खबरें आती थी। दिन पर दिन ये दंगे बढ़ते जा रहे थे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे और कांग्रेस चाहकर भी इस दंगे को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में पावर था नहीं, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था और अंग्रेज जल्दी से जल्दी भागना चाह रहे थे। दंगे तभी रुकते जब भारत का पार्टीशन होता। जिन्ना अपनी बात पर अड़े हुए थे कि मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस कह रही थी हम भारत का पार्टीशन नहीं होने देंगे। कांग्रेस के अंदर कई मुस्लिम लीडर भी थे, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम। ये लोग कह रहे थे जिन्ना पगला गया है, जो अलग देश की मांग कर रहा है, हम लोग क्या घरों में जाकर बैठ जाएं।
इधर दंगे बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे। हर तरफ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। अब इससे निपटने के लिए एक ही चीज था, जिन्ना और नेहरू एक टेबल बैठकर बात करें, लेकिन दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए थे। नतीजा कुछ निकल नहीं रहा था। इस चीज से निपटने के लिए इंग्लैंड के जो पीएम थे क्लेमेंट एटली गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अब बस बहुत हो गया, चाहे नेहरू और जिन्ना माने या ना माने, हम 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे। इसके बाद भारत के अंदर कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और इन्होंने ये भी कहा भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं हम सबको इंडिपेंडेंट कर देंगे। नेहरू ने कहा जहां हम 2 देश बांटने के लिए तैयार नहीं थे, आप भारत के 3 टुकड़े करने की बात कर रहे हो। जिन्ना सोचने लगे ऐसे में तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, हर स्टेट का जो लीडर है वो छोटे छोटे स्टेट का हेड बन जाएगा। असल में जिन्ना और नेहरू के पीएम बनने की भी इच्छा थी। भारत के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। जगह जगह पर दंगे ऑलरेडी हो रहे थे। इस सिचुएशन को संभालना नामुमकिन होता जा रहा था। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक टेबल पर आने के लिए तैयार होती है और कांग्रेस पार्टीशन के लिए सोचना शुरू करती है। जिन्ना का जो प्लान था दंगा करा के अलग पाकिस्तान बनाने का, वो काम करने लगा था। इसके बाद नेहरू और गांधी जी भी पार्टीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इंग्लैंड से माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाता है और कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी भारत का बंटवारा करो। जब पाकिस्तान को बनाने की बात होने लगी तब पंजाब व सिंध और बंगाल के हिंदू परेशान हो गए। इन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में पंजाब और पूरा बंगाल चला जाएगा तो हम तो फंस जाएंगे। ये लोग जाने साफ मना कर देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। एक तरफ जिन्ना पंजाब और बंगाल को पूरा लेने की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि पंजाब बंगाल के सिख और हिंदू आराम से रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना ये भी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब पंजाब और बंगाल की बात आई तब आराम से रखने के लिए तैयार हो गए। यानी जिन्ना को सिर्फ पावर से मतलब था, भारत के 2 टुकड़े या 4 टुकड़े उससे मतलब नहीं था। इसके बाद समय आता है जून 1947। माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देश बनाने का प्लान तैयार करते हैं। भारत का पार्टीशन करके 2 अलग देश बनाकर जिन्ना और कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस के रूप में दे देते हैं। मतलब कि देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जितने भी बड़े डिसीजन होंगे वो अंग्रेजों के हाथ में होगी। अंग्रेज इसको इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उस समय माहौल बहुत ज़्यादा खराब था। हर तरफ दंगे हो रहे थे, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी। संविधान बना नहीं था, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि जब दोनों देशों का संविधान बन जाएगा तब डोमिनेट स्टेटस को हटा दिया जाएगा। इसके बाद जब 1950 में भारत का संविधान बना और 1956 में पाकिस्तान का बना, तब जाके दोनों देशों को पूरी तरह से आज़ादी दिया गया। 1947 में जब दोनों देशों का पार्टीशन हुआ तब जिस रेजिमेंट के अंदर मुस्लिम सैनिक ज़्यादा थे उस रेजिमेंट को पाकिस्तान को दे दिया गया। जैसे सिंध रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये सारी रेजिमेंट पाकिस्तान को दे दिया गया। बाकी इंडियन आर्मी, रेलवे, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, सिविल सर्विसेज और जो भी अंग्रेजों का लोन था उसको भी दोनों देशों के बीच आधा आधा बांट दिया गया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान को आज़ाद करने का डेट इसलिए चुना क्योंकि जापान ने इसी दिन अलाइड फोर्सेज के सामने सरेंडर किया था और माउंटबेटन इस डेट को यादगार बनाना चाहते थे। इसके तुरंत बाद भारत पाकिस्तान का पार्टीशन करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाओ। इसके लिए इस कमेटी को 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इस कमेटी के जो हेड थे रेडक्लिफ, इनको भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना तो कभी ये भारत आए थे और यहाँ तक कि भारत का कल्चर क्या है, पंजाब कहाँ पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन्होंने क्या किया, भारत का मैप मंगवाया, एक टेबल पे रखा और जहाँ जहाँ बॉर्डर बनाना था वहाँ पर डॉट डॉट करते चले गए। यानी भारत को एक केक की तरह 2 हिस्सों में काट दिया। इस पार्टीशन के बाद लोगों को पता चला कि किसी का घर भारत में है तो द्वार पाकिस्तान में, किसी घर पाकिस्तान में है तो खेत भारत में। इसके अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को यानी 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे के बाद भारत और पाकिस्तान को आज़ादी दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ अपनी आज़ादी नहीं मनाना चाहता था, इसलिए वो अपनी आज़ादी भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही मनाता है। आज़ादी के 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए। उसमें जिन्ना और नेहरू को सत्ता लेने की इतनी जल्दी पड़ी थी जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। उसकी वजह से लाखों लोगों की जाने गई, बहुत बड़े लेवल पर दंगे होने शुरू हो गए। औरतों के कपड़े फाड़ देते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देते हैं। ट्रेनों के अंदर लाशें भर भर कर आती थी। रातों रात लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया। लोगों के अंदर नफरत इस लेवल की थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टीशन हो चुका था, सोल्यूशन मिल चुका था, इसके बाद भी 10 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया। सबसे बड़ी बात, जिन्ना जो इस बंटवारे की मेन वजह थे, यह सब कुछ होने के अगले साल उनकी टीबी से मौत हो जाती है। अगर ये पार्टीशन किसी तरह से 1 साल और रुक गया होता तो जिन्ना की मौत के बाद ये बंटवारा होता ही नहीं, जिससे आज हमारा अखंड भारत रहता।